जय हिंद। आज दोस्तों हम क्लास 8th की आपकी जो पॉलिटी एनसीईआरटी इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। दो पार्ट में आपका ये चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट आज आएगा, सेकंड पार्ट आपका कल आएगा। देखिए, आपको जैसे कि पता हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में भी देखिएगा तो जो पार्लियामेंट है ना, एक ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखिएगा तो प्ले करता है। पार्लियामेंट क्या, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है। अब पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्लियामेंट लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और डेमोक्रेसी क्या होती है? इट शोज द आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि आखिर हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब हम देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये देखिए, जो सारे चैप्टर्स सब्जेक्ट्स में आपको करा रहा हूं ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है। आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सब बनी हुई दिख जाएगी। अरेंज्ड फॉर्मेट में सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जाके वहां पे देखिए, देख सकते हैं सारी वीडियोस। चलिए देखते हैं हम आज का चैप्टर। ये रहा हमारा पार्लियामेंट। वाई शुड पीपल डिसाइड, आखिर लोग क्यों डिसाइड करते हैं? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को। पर अगर हम उससे पहले जाएं, थोड़ा सा देखिए हिस्ट्री को देखें, तो 1857 से लेके 1947 तक देखिए रफली, अगर ये एक टाइम पीरियड ले तो फ्रीडम स्ट्रगल चलता है, फ्रीडम स्ट्रगल, इंटरनेशनल मूवमेंट चलता है, ठीक है। ये 90 सालों में देखिए, अगर मैं इन्हीं 90 सालों की अगर बात करूं तो देखिए, people from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब देखिए क्या होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे क्या होता है ना, कि बहुत सारे लोग देखिएगा तो ये स्ट्रगल से जुड़ते हैं। अब देखिए काफी सारे जो लोग थे ना, वो कुछ आइडियाज से देखिएगा तो इंस्पायर होते हैं, जैसे कि फ्रीडम क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग देखिएगा, डिसीजन मेकिंग में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये कुछ जो आइडियाज है इससे लोग प्रभावित होते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों प्रभावित होते हैं? देखिए क्या होता ना, जो ब्रिटिशर्स होते थे ना, ये क्या करते थे, पूरी तरीके से ना डोमिनेट करते थे। डोमिनेट कैसे करते थे? कुछ भी लॉज लेके आ जाते थे, इंप्लीमेंट कर देते थे, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए जो ब्रिटिशर्स का पीरियड था उसे हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। इस टाइम पे क्या होता था, ये ब्रिटिशर्स कोई भी देखिएगा तो डिसीजन ले लें, लॉ बना लें, ठीक है, सबको उसे मानना होता था, कोई आवाज भी नहीं उठा सकता था। जो आवाज उठाता था उसे देखिएगा तो ये लोग दंडित करते थे, तंग करते थे, डराते थे। मतलब डर था लोगों में कि आवाज उठाएंगे तो ब्रिटिशर्स मतलब दिक्कत करेंगे, ठीक है। लोग वहां पे देखिएगा तो डिसीजन मेकिंग तो भूल ही जाओ, ब्रिटिशर्स ने डिसीजन मेकिंग में एकदम भारतीयों को देखिएगा तो पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोगों में एक ये मतलब पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स कुछ नहीं देने वाले, इक्वालिटी क्या होती है। उस टाइम पे लोगों ने समझा कि आखिर इक्वालिटी का मतलब महत्व क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्यों जरूरी होती है, फ्रीडम क्यों चाहिए होती है। तभी तो इतना लंबा फ्रीडम स्ट्रगल चला था। ऐसा नहीं था कि आज सोए कल उठे तो हमें आज़ादी मिल गई। एक लंबा, एक ठीक है, एक बहुत सारे हमारे देखिएगा तो लाखों फ्रीडम फाइटर्स को हमने खोया, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जान गई, ठीक है, अपने देश के लिए, पर आज़ादी तो हमें मिली ना, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो ये जो 3 टर्म्स निकल के आई थी, डिसीजन मेकिंग, इक्वालिटी, फ्रीडम, वोटिंग राइट्स भी नहीं थे भाई। डिसीजन मेकिंग में जब अगर वोटिंग राइट्स मिली गए तो जाहिर सी बात है आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं उन्हें, वोटिंग राइट्स दिए ही नहीं। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। अब देखिए क्या होता है, कुछ जो नेशनलिस्ट थे इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया और उनके सामने कुछ डिमांड्स रख दी। अब वो डिमांड्स क्या थी, एक बार हम देख लेते हैं। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in legislature. 1885 में देखिएगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आज का जो कांग्रेस है ना, देखिए ये वही कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या डिमांड रख दी थी ब्रिटिशर्स के सामने कि देखिए लेजिस्लेचर में ना इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड तो रख दी, आईएनसी ने, पर आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स मान गए होंगे? उन्होंने कहा नहीं रखेंगे, जाओ तुम यहाँ से, ठीक है। पर ये जो डिमांड थी ना, ये लोग लगातार रखते गए। मतलब होता है ना कि अगर आप कोई भी चीज लगातार करिएगा तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो वहीं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 की बात करें, ये जो ब्रिटिशर्स है ना, लगातार देखिएगा हर टाइम पे, मतलब कुछ टाइम पे ये एक्ट्स वगैरह लेके आते थे। पहले देखिएगा तो चार्टर एक्ट हो गया, फिर रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह हो गए, ये हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हो गए 1909, 1935, ये सारे। तो 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कुछ लोगों को देखिएगा तो वोटिंग देने का अधिकार देते थे, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। अब वो कुछ लोग कौन थे जिन्हें वोटिंग का अधिकार मिलता था? जो अमीर थे, जो पढ़े लिखे थे, कुछ यूनियंस को, इन्हीं लोगों को। और इनकी संख्या कितनी थी उस टाइम पे आपको पता है इंडिया में? 1% 2%, बस यार इतने ही थे, ठीक है। बहुत से लोग देखिए लिटरेट नहीं थे उस टाइम पे, आपको भी पता है।
बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वॉज नो डाउट लेफ्ट ऑन द इशू ऑफ गिविंग वोटिंग टू ऑल। पर जब हमें आज़ादी मिली तो इसका कोई मतलब ही नहीं बन गया कि हम आखिर लोगों को वोटिंग देने का अधिकार क्यों ना दें। ठीक है, सबको देखिएगा तो वोटिंग का अधिकार मिला आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा। The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise। हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो लोगों के सपने थे, जो लोगों की एस्पिरेशंस थी, वो सच होती हुई दिख रही थी। फ्रीडम स्ट्रगल में जो इन्होंने देखा था कि इक्वालिटी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, फ्रीडम क्या होता है, ये सब लोगों ने देखी तब महसूस किया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो उसमें क्या लिखा जाता है, ठीक है, कि सबको देखिएगा तो वोटिंग देने का अधिकार मिलेगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इस टॉप को देखिए, फ्रेंचाइज का मतलब हो गया वोटिंग देने का अधिकार हो गया, मतलब वोटिंग देने का अधिकार सबको मिल गया। ठीक है, तो वोटिंग देने का अधिकार इन द सेंस जो भी लोग आज के टाइम का अगर हम बात करें 18 साल से ऊपर हैं उन सभी को वोटिंग देने का अधिकार था। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, जेंडर, रिलीजन, चाहे कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, वो स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन में, अमीर है, गरीब है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी जाति का है, किसी भी रिलीजन का है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको वोटिंग का अधिकार है। सबको देखिएगा तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए और मिलता है। दैट ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। ठीक है, सबको वोटिंग का अधिकार मिला, सारे जो व्यक्ति हैं, ठीक है, तभी तो कहते हैं यार डेमोक्रेसी में लोग ही सुप्रीम है, पीपल आर सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। ठीक है, लोग ही सब कुछ हैं। यही लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं अपने लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स जाके पार्लियामेंट में जाते हैं, लॉज वगैरह बनाते हैं। किसके बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे। अब 130 करोड़ की जनसंख्या पार्लियामेंट में जाके बैठ के लॉज तो बनाएगी नहीं, तो कुछ लोगों को इलेक्ट करती हैं, वही इलेक्टेड लोग क्या जाते हैं वहां पे जाके लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। आगे अगर हम चलें, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये भी मैंने मेंशन किया, पीपल आर सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। लोग ही देखिएगा तो सुप्रीम है डेमोक्रेसी में। ठीक है, किसको मनाना है, किसको उखाड़ना है, सब लोगों के पास है। इट इज द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, ये लोगों का ही डिसीजन होता है। ठीक है, कि वो किसको चुनना चाहते हैं, किसे अपना लीडर चुनना चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री, सीएम, किस पद के लिए भी आप मान लीजिए, ठीक है, प्रधानमंत्री हो गए, पीएम हो गए, सीएम हो गए, चुनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सब सारी पावर किसके पास होती है, लोगों के पास। ठीक है, the basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens। अब देखिए इलेक्शन का जब टाइम आता है, ठीक है, तब क्या करते हैं कि लोग कहते नहीं कि लोग जो है भारत के, ये चूज करेंगे अपना नेता। ठीक है, नेता कह रहे हैं, लीडर कह रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए, प्राइम मिनिस्टर अपना चूज करेंगे, सीएम अपना चूज करेंगे, लोग अपना चूज करेंगे। ठीक है, लोग यानी हम, लोग में हम आते हैं। ठीक है, जो लोग वोट देने का अधिकार रखते हैं, ठीक है, जो एलिजिबल हैं वो आते हैं लोग में। ठीक है, लोग यानी ये कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, ये 130 करोड़ की जनसंख्या, ये हैं लोग। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, चाहे कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इंडिविजुअल हो, इन सब को देखिए पता है क्या होता है, इन सब पे देखिए ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए सिटीजन्स का। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा तो वो जीतेंगे नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल रहता है, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं जो मेजॉरिटी में रहती है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। उन्हीं गवर्नमेंट में से कुछ लोग देखिएगा तो पार्लियामेंट में जाके डिसीजन लेते हैं, ठीक है, लॉज वगैरह बनाते हैं हमारे बिहाफ पे। ठीक है, तो ट्रस्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है लोगों का। अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप आज तो चलो पीएम हो, नेक्स्ट 5 ईयर 5 साल बाद हट जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। ठीक है, क्योंकि आपने लोगों का देखिए ट्रस्ट खो दिया है। तो ये हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में। आगे अगर हम चलें, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो अप्रूवल कैसे देता है गवर्नमेंट को, या बेसिक सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर है कि क्या आंसर होगा, वोट देके। हम वोट देते हैं। अब मैं वही बताया था ना कि 135-30 करोड़ की जनसंख्या जाके पार्लियामेंट में बैठ के लॉज नहीं बनाएगी। मतलब सोचना भी गलती होता है कि मतलब 130-35 करोड़ पार्लियामेंट दिल्ली में आ गई तो दिल्ली में तो मतलब हालत बुरी हो जाए। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फॉर्म अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट। मैंने आपको बता दिया जो मेजॉरिटी में होती हैं वो अपनी सरकार बनाती है। उसी सरकार में से क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, वो जाके क्या करते हैं, पार्लियामेंट में लॉज वगैरह बनाते हैं हमारे बिहाफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस, डेमोक्रेसी क्या होती है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग। अब यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक बोलूंगा दोस्तों कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक चैप्टर था की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो जाके वीडियो जरूर देखिएगा।
ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए आई बटन में भी मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है, लिंक मिल जाएगा, लिंक भी नीचे दे दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वो वीडियो जाके देखिएगा ना तो आपको बेसिक चीज़ है, कुछ एलिमेंट की एलिमेंट्स पता चलेंगे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होते क्या हैं, ठीक है। तो जाके देखिएगा। तो आज आपका बस इतना ही था ये चैप्टर, उसके सॉरी चैप्टर नहीं, फर्स्ट पार्ट हमने इतना ही किया। सेकंड पार्ट में हम दोस्तों रोल ऑफ द पार्लियामेंट और रोल ऑफ द पार्लियामेंट करने वाले हैं, और उसके साथ साथ में ये देखेंगे कि हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ द पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो हम कल करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये जो 2 टॉपिक्स मैंने आपको कराए समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए, फीडबैक दीजिए, ठीक है, कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। तो चलिए बस खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। जय हिंद। क्लास 8th की जो हमारी एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उसका चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा तो हमने 2 टॉपिक्स देखे थे, हु शुड डिसाइड, ठीक है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, और दूसरा था पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स। आज हम दोस्तों द रोल ऑफ द पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं। अगर आप अपनी किताब खोलिएगा तो उसमें आपको एक इमेज दिखेगी जिसमें आपको पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों देखने को मिलते हैं। पार्लियामेंट को हम इंडिया में क्या कहते हैं दोस्तों? संसद कहते हैं। संसद कहते हैं हम अपने पार्लियामेंट को भारत में। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने देखिएगा तो कुछ कंट्रीज के आपको पार्लियामेंट के नाम बताए थे, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। संसद में देखिएगा तो 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा को हम अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को देखिएगा तो जो संसद होती है हमारी, संसद को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। संसद इज दी सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट की बात हो रही है। अगर राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा को दोस्तों हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, जिसमें 245 मेंबर्स की स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है। उन 245 मेंबर्स में देखिएगा तो 233 + 12 होता है। 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। और लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, जिसमें 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 543 को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और 2 नॉमिनेट होते हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं वो, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा अपना। तो पार्लियामेंट की क्या रोल है वो हम एक बार देखते हैं। 1947 में हम आज़ाद हुए थे। अब देखिए इंडियन पार्लियामेंट जो है ना, ये लोगों का विश्वास दिखाती है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग ही क्या है, सुप्रीम है, पीपल आर सुप्रीम, ठीक है। तो लोगों का विश्वास दिखाती है डेमोक्रेसी पे, क्योंकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। वही रिप्रेजेंटेटिव्स देखिएगा तो पार्लियामेंट में जाके कानून बनाते हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट के पास हमारे सिस्टम में देखिएगा तो बहुत ज्यादा पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं, मतलब देखिएगा तो हम अपने डायरेक्टली तरीके से अपने इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, वोट देते हैं, फिर ठीक है। अब वही वोट देने के बाद वो एमपीज बन जाते हैं, ठीक है। अब वही एमपी जाके पार्लियामेंट में लॉज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एमपीज हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड ओवर वंस एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। 14 में हुए, 19, 24, 29 ऐसे होंगे, ठीक है। अब यूजुअली यहाँ पे जो टर्म लिखा, इसमें क्या है ना कि जरूरी नहीं कि 5 साल तक कोई पार्टी टिक भी पाए, ठीक है। अब होता नहीं है, पहले होता था, कभी पार्टी ने मेजोरिटी खो दी तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है, तो इलेक्शन दोबारा से हो सकते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमेरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जब इलेक्शन का टाइम आता है लोकसभा के, तो देखिएगा जो देश है उसको काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमें देखने को मिलती है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही बंदा, ठीक है, एक ही पर्सन इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आ सकता है। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस देखिए कंटेस्ट करते हैं वो आपको पता ही है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं। बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, समाजवादी पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से देखिएगा तो कंटेस्टेंट्स आते हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स आते हैं जो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस। एक बार जब यही जो कैंडिडेट्स होते हैं ये अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये एमपीज बन जाते हैं। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। टू सिलेक्ट दी नेशनल गवर्नमेंट। अब हम नेशनल गवर्नमेंट को कैसे सिलेक्ट करते हैं? नेशनल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट आज किसकी है? बीजेपी की है। प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो कुछ देखिएगा तो 3 फंक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं, प्राइमरी फंक्शंस बताए गए हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, जो पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। सिलेक्ट दी नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म दी गवर्नमेंट, और तीसरा देखिएगा तो लॉ मेकिंग, ठीक है। लॉ मेकिंग जो आपका फंक्शन है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम कर लेंगे, पूरा चैप्टर ही उस पर बेस्ड है। अंडरस्टैंडिंग लॉज है चैप्टर का नाम, ठीक है। टू सिलेक्ट दी नेशनल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखिएगा
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। आफ्टर दी लोकसभा इलेक्शंस, अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए, जब लोकसभा के इलेक्शंस हो जाते हैं ना, तो उसका लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट में मेंशन किया जाता है कि किस पार्टी से, किस पॉलिटिकल पार्टी से कितने एमपीज बने। 2014 की लिस्ट आपकी देखिएगा किताब में दे रखी है, उसमें बता रखे कि बीजेपी को 282 सीट्स मिल रखे हैं, यानी 282 एमपीज हैं बीजेपी पार्टी से। कांग्रेस से 44 हैं, ऐसे और भी दे रखे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। फिर उनके सामने देखिएगा तो आपको एमपीज दिख जाते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी से इतने एमपीज बने, ठीक है। तो एक ये लिस्ट बनती है। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उन्हें मेजोरिटी में होना जरूरी है, ठीक है। सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी नंबर्स, जो मैजिक नंबर कहते हैं, उसे अचीव करना जरूरी है। 543 मेंबर्स होते, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। 543 एमपीज में से लगभग 272 मेंबर्स होने कंपलसरी है एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर सरकार बनानी है। अगर 272 नहीं होंगे, उससे कम होंगे, ठीक है, तो पार्टीज क्या करती हैं, गठबंधन कर लेती हैं। कोलिशन गवर्नमेंट आपने सुना होगा, ठीक है, कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। फिर उसमें क्या होता है, किसी पॉलिटिकल, उसमें आपस में लोग देखिएगा तो डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जाता है, एमपी जाता है, उसको क्या कहते हैं, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी से हम अपना प्राइम मिनिस्टर बना दे रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी से होम मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा। तो ऐसे वो देखिएगा तो डिस्कस करते हैं अपना। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन, जिनको हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, लोकसभा में है, उसमें से अगर मेजोरिटी चाहिए तो 272 मेंबर्स का होना जरूरी है। द लार्जेस्ट अमंग दीज पॉलिटिकल पार्टीज इज कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, जो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जिसे मिलते हैं ना, उसे हम ऑपोजिशन पार्टी करते हैं। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो ऑपोजिशन पार्टी का होना भी देखिएगा तो बहुत जरूरी होता है डेमोक्रेसी में। क्वेश्चंस वगैरह इन्हीं का तो पूछने का काम है। तो हम आगे देखेंगे, स्लाइड्स में है टॉपिक, आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। आगे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। वन ऑफ द देखिएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होता है लोकसभा का, वो एग्जीक्यूटिव्स को सिलेक्ट करना होता है। अब प्रधानमंत्री जो होते हैं ये लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के लोकसभा में। अब जो हमारे प्रधानमंत्री यही बाकी के एग्जीक्यूटिव्स को देखिएगा तो सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हो, फाइनेंस हो, डिफेंस हो, एजुकेशन हो, ठीक है। अब मैंने एक वीडियो और बनाई थी, लिस्ट ऑफ ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है, ये पूरी वीडियो मैंने एक वीडियो में समझाई थी। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, प्लेलिस्ट की हेडिंग है आपकी एक्स्ट्रा टॉपिक्स। एक्स्ट्रा टॉपिक्स में काफ़ी सारे आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, और जानने के लिए भी, मतलब नॉर्मल अगर आपको जानना है तो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे। अब राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा में जो लोग बैठे होते हैं वो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं ना, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं। अब जो ये मेंबर्स होते हैं ना राज्यसभा में, आरएस जहां भी आपको दिख रहा है ना, ये आरएस, इसका मतलब राज्यसभा है, ठीक है। मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, एमएलए वगैरह, उनको हम देखिएगा तो इलेक्ट नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली तरीके से इलेक्ट होकर आते हैं। अब आप पूछेंगे, हम जाके मतलब समझ लीजिए कि हम वोट नहीं देते हैं, ठीक है, हम वोट देते सिर्फ लोकसभा वाले में। लोकसभा में हम अपने प्रधानमंत्री को जब चुनने की बारी आती है तब हम उसमें वोट देते हैं, जब ना जाके। कौन कौन बंदा वोट देता है कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, अपना नाम लिखें, ठीक है। तो हम इन्हें राज्यसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं इन्हें इलेक्ट नहीं करते, ये इलेक्ट होकर आते हैं इनडायरेक्टली तरीके से। इनडायरेक्टली तरीके से मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे पूरी लाइन एक बार पढ़ लीजिए। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, अब हम स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम अपने एमएलए को चुनते हैं, ठीक है, विधायक, ठीक है। काफी बार डायलॉग सुना होगा आपने किसी मूवी में, हमारे चच्चा विधायक हैं, ठीक है, तो वही विधायक एमएलए वगैरह को हम चुनते हैं। अब यही एमएलए क्या करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं, ठीक है, अपने आप में ही, मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ही ये वोट करते हैं कि हमारे में से ये बंदा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे राज्यसभा में, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर ये मेंबर्स आते हैं। देखिएगा तो देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। टोटल 233 तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। और 12 जो मेंबर्स होते हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जा रहे हैं तो ये एंग्लो इंडियंस नहीं है, ये वो 12 मेंबर्स हैं जिनको अपनी फील्ड में देखिएगा तो एक्सीलेंस अचीव है, ठीक है, एक्सपर्टाइज अचीव है, ठीक है, एक्सपर्टीज है। जैसे सचिन तेंदुलकर का अगर एग्जांपल लीजिएगा तो वो भी राज्यसभा के मेंबर बने थे, याद है ना।
अब बिल इज रिक्वायर्ड टू बी पास इन राज्यसभा टू बिकम अ लॉ, ठीक है। लोकसभा में जब एक कानून लेके आया जाता है तो उसे हम बिल कहते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद जब राज्यसभा इसे पास कर देता है तो लॉ, ठीक है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बिल इज रिक्वायर्ड टू बी पास इन राज्यसभा टू बिकम लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। अब देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि लोकसभा ही कोई बिल लेके आएगा, राज्यसभा भी कोई बिल लेके आ सकता है, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर बात करेगा पार्लियामेंट का तो क्या है, कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। और ये सारे काम कौन करता है, ऑपोजिशन पार्टी करती है, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी का काम क्या, क्वेश्चंस वगैरह पूछेगी, कोई भी ड्रॉबैक्स उन्हें किसी पॉलिसी प्रोग्राम में लग रहा है तो क्वेश्चंस पूछती है रूलिंग पार्टी से, आपने ये जो प्रोग्राम लेके आए हैं इसमें क्या ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, लोकसभा में। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद क्वेश्चन आर, ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो क्वेश्चन आर से देखिएगा तो सेशन की शुरुआत होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। एक इंपॉर्टेंट वे होता है जिसके जरिए क्या होता है, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव यानी जो रूलिंग पार्टी उसको कंट्रोल करके रखती है कि वो कुछ गलत कानून ऐसे ही मतलब कोई प्रोग्राम पॉलिसी ऐसी ही ना लेके आ सकें, उस पर नजर बना के रखती है। एमपीज कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो एमपीज होते हैं वो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं सरकार से कि आप जो ये पॉलिसी लेके आए हैं इसका ये ड्रॉबैक हमें देखने को मिल रहा है, इसका ज्यादा फायदा लोगों तक नहीं पहुंचा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे क्वेश्चन एमपीज वगैरह पूछते हैं। अब ये एमपीज देखिए रूलिंग पार्टी के तो जरा भी नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज होते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में यार जो बाकी के जो मेंबर्स है 282 सीट्स ही थी ना, ठीक है। अब आपको आंसर बताना है 2019 के इलेक्शन में बीजेपी की कितनी सीट्स थी, ठीक है, इतना बताओ तो 300 प्लस तो थी, ठीक है। अब आपको नंबर बताने कितनी थी। अब 282 का एग्जांपल जो आपकी किताब में दे रखा है इसका हम ले तो 282 तो मेंबर्स बीजेपी के, पर जो बाकी मेंबर्स है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के ना, तो वो क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे कि बताओ तुमने ऐसे क्यों किया, ये पॉलिसी लेके इसका ये दिक्कत आ रही है, बताओ इसका जवाब तुम कैसे दोगे, क्या कहना चाहोगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछते क्वेश्चन आर में। दे कैन हाईलाइट दी ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं जो पार्टी रूल मतलब पॉलिसी लेके आ रही से वही पढ़ते हैं, जो अपोजिशन पार्टी है बाकी के जो एमपीज है वो भी अच्छे से पॉलिसीज वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह को देखते होंगे, क्या है कैसा है कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये, इसके दिक्कतें क्या हैं क्या फायदे हैं, सब चीज़ देखते हैं वो। तो इसमें क्या होता है ना, यही एमपीज क्या कहते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हो ना तो उसको भी हाईलाइट कर देते हैं सामने पार्लियामेंट में, ठीक है। पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के जो भी ड्रॉबैक्स वगैरह होते हैं, इससे क्या होता है ना कि एक नजर बना के रखी जाती है रूलिंग पार्टी पे कि कुछ भी ऐसी नहीं कि कुछ भी अंडरस्टैंड पॉलिसी ला के थोप दें लोगों पे, नहीं। द ऑपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रूशियल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। ऑपोजिशन पार्टी का एक देखिएगा तो बहुत ही सेंट्रल रोल, क्रूशियल रोल कह लीजिए होता है डेमोक्रेसी को अगर हेल्दी तरीके से चलाना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जो रूलिंग पार्टी कुछ भी लेके आ जा रही है, सामने वाले में कोई पूछने वाला है नहीं, तो कुछ भी लाना गलत सही जो भी लाना है लाओ, नहीं। यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी एक अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह पूछती है और इसके जरिए क्या होता है ना, सरकार को लगातार देखिएगा तो वैल्यूएबल फीडबैक मिलती रहती है। कोई भी पॉलिसी में गलती होगी तो सामने वाला आपको गलती बता रहे हो तो आप उसको देखेंगे ना एक बार कि क्या गलती है यार, ऐसे कैसे बोल रहे हैं। इसके जरिए क्या होता है ना कि वैल्यूएबल फीडबैक सरकार को मिलती रहती है और उसके बाद जब ये एमपीज जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसके जरिए क्या होता है कि सरकार जो है ना अपने टोज पे रहती है, टोज पे यानी घुटनों पे नहीं, ठीक है, मतलब ये समझ के रहती है कि यार कुछ भी अगर हम गलत करेंगे ना, अगर ये पॉलिसी में जरा सी भी दिक्कत हुई ना तो यार ये दिक्कत करेंगे, अपोजिशन वाले पूछेंगे, फिर वो क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, तो ये देखिएगा तो ये सरकार देख के रहती है। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस द पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि जितने भी फाइनेंस के मैटर्स होते हैं ना उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। सारे जो फाइनेंशियल के मैटर होते हैं उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बजट का जो होता है, बजट भी देखिएगा तो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, ठीक है, उसमें भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट दैट एंड दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। जो एमपीज वगैरह होते हैं, ठीक है, एमपीज कौन होते हैं, जिनको हम चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के, ठीक है। इनका एक देखिएगा तो बहुत ही सेंट्रल रोल होता है कंट्रोल करने में, गाइड करने में और इन्फॉर्म करने में पार्लियामेंट को कि ये ड्रॉबैक्स वगैरह बता रहे हैं ना, यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी लगातार क्वेश्चन पूछे जाती है, कोई भी ड्रॉबैक होगा किसी पॉलिसी वगैरह में, तो ये क्या है की एस्पेक्ट है इंडियन डेमोक्रेसी का, ये अच्छे से फंक्शन कर पाए, हेल्दी फंक्शनिंग हो पाए इंडियन डेमोक्रेसी की। तो यहाँ पे हमने ये देखा। एक और टॉपिक था आपका, मैंने जैसा कि आपको बताया था स्टार्टिंग में, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग लॉस करके एक चैप्टर है, ठीक है, तो वो आसान होगा। लास्ट टॉपिक आपका हु आर दी पीपल इन दी पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में लोग कौन होते हैं, ठीक है, कौन से लोग होते हैं। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट दी नेशन, ठीक है, पार्लियामेंट क्या है दोस्तों, नेशन को रिप्रेजेंट करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको आप किसी एग्जाम्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं।
पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट। काफी देखिएगा अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं पार्लियामेंट में, पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट यानी वो कोई ऐसा नहीं कॉम्पिटिशन चल रहा है, हम उन्हें देखिएगा तो इलेक्ट करते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव्स एमपीज बनते हैं। तो काफी सारे एमपीज अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। देयर हैज ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनका भी देखिएगा तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि जो सीट्स हैं, विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर एससीज एंड एसटी। एससीज एंड एसटीज के लिए भी देखिएगा तो पार्लियामेंट में कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं, ये याद रखिएगा। अगर वुमेन्स की बात करें, सिमिलरली इट हैज मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। वुमेन्स का भी देखिएगा तो पार्लियामेंट में कुछ खासा पार्टिसिपेशन नहीं है, ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता। रफली मान के चलिएगा तो अभी अगर आप देखिएगा तो 9 से 11% के आसपास हमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। हमने देखा व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, 2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट देखा, रोल ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है ये हमने समझा। नेक्स्ट देखिएगा तो आपकी एनसीईआरटी जो मैं कराने वाला हूँ वो हिस्ट्री की होगी, चैप्टर नंबर 4 करेंगे हम, ठीक है। मजेदार होगा वो भी चैप्टर, ठीक है। तो बस आपका यही चैप्टर समाप्त होता है। सारे सब्जेक्ट्स जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, उन सब की आपको सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पर दिख जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स अरेंज फॉर्मेट में दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो बस यही समाप्त करते हैं चैप्टर को। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा अपना, और इसको क्या बोलते हैं, लाइक्स और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन पर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।